अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ क्लास 12 की जो फिजिक्स की सीरीज़ चल रही है कराची यूनिवर्सिटी, उसका जो चैप्टर नंबर 16 है वो मैं आप लोगों के साथ इसमें डिस्कस करूंगा। उसका चैप्टर नंबर 16 का नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट्स। तो उसको जो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस किस तरीके से होता है, उसकी पोलैरिटी क्या होती है, रिवर्स हो जाती है, टाइम पीरियड टी होता है ऑल्टरनेटिंग करंट का, और इसकी सोर्स जो होती है वो किस वजह से सोर्स वोल्टेज होती है, रिवर्स इट्स पोलैरिटी, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दे तो आपका जो है वो ऑल्टरनेटिंग कलर। और इसकी वेव फॉर्म क्या होती है, साइनोसॉइडल होती है। किसके दरमियान होती है, वोल्टेज और टाइम के दरमियान होती है। अगर हमें उसका वो इंस्टेंट पे हमें अगर वोल्टेज निकालना हो तो क्या होगा, v इज टू वी नॉट साइन थीटा। और थीटा अगर निकालना तो ओमेगा टी अगर एंगल निकालना हो। ठीक है, फिर इसका सप्लाई है वो किस तरीके से फेज एंगल फेज निकलता है। ये इसकी वेव फॉर्म है जो साइन की वेव में होती है। जो ये वाली जो फैक्टर है ये इसका एम्पलीट्यूड है कि कितना इसने एम्पलीट्यूड, और ये इसका ऑफ सेट है कहाँ पे आगे ये वेव जो है ये डाउन हो रही है। सही है। अब इसकी जो है सॉटूथ वेव देखते हैं जो इसकी वो है, यानी इसका जो है माइनस नेगेटिव से शुरू हो रही है इम्पल्स जो है, वो फिर जो है -1 से +1 तक गई, फिर नीचे आके -1 पे हुई, ड्रॉप आया, फिर +1 पे इसकी हाईएस्ट पीक है, -1 पे इसकी लोएस्ट पीक है, फिर +1 पे इसकी हाईएस्ट है। फिर अगर हम इसकी अगर हम पल्स जनरेट करें तो वो ऑस्किलोस्कोप होता है, उससे आप लोगों को नज़र आ जाएगा कि इसकी जो है पल्स किस तरीके की, यानी जो कौन सी वेव बन रही है। अगर आपको इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज निकालनी हो तो इंस्टेंटेनियस के लिए जो आपके पास फॉर्मूला होता है, वी इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई एफ टी इज इक्वल टू, यानी जिसका वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है। ओमेगा टी यहाँ पे जो है एंगल के बराबर होता है, आप लोगों को पता है। अगर आई इंस्टेंटेनियस निकालनी हो तो वो आई नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, पीक वैल्यू ऑफ होती है इसकी वोल्टेज और करंट की होती है। इसका रूट मीन स्क्वायर निकाले, अगर आर एम एस निकाले तो आई नॉट अंडर रूट 2 निकालेंगे इज इक्वल टू 0. यानी रूट 2 को करें तो 0.702 आई नॉट 707 आई नॉट बनता है। इसकी इन्होंने बताया भी ये है ए वी आर एम एस क्या होती है इसकी पीक, और इसकी जो अगर हम एवरेज निकालें तो वो क्या होती है। सही है। फिर जो हम लोग फेज पे आते हैं कि फेज शिफ्ट और फेज लैग और फेज लीड कब करते हैं, यानी लीडिंग और लैगिंग कब होती है। पहली वाली जो आपका वेव है उसमें जो है लैगिंग अकर हो रही है, वेव फॉर्म 2 इज लेस देन वेव फॉर्म 1, यानी आप देखें जो वेव फॉर्म 1 है वो 0 से शुरू हो रहा है, लेकिन जो दूसरी वाली वेव है वो नेगेटिव से शुरू, यानी जो ग्राफ का जो नेगेटिव वाला एरिया है उससे नीचे से शुरू है, जिस वजह से वो क्या कर रही है, लैग कर रही है। और दूसरा वाला जो फेज है उसमें आप देखें, हाँ, उसमें क्या है, लीड हो रहा है, यानी जो है उसमें लीड कर रही है। तो पहली वाली में लैगिंग हो रही है, दूसरी वाली में क्या हो रही है, लीडिंग हो रही है। फिर इसके अंदर वेक्टर डायग्राम पे डीसी सर्किट पे है। डीसी सर्किट क्या होता है, रजिस्टर होता है, बेसिक करंट में रजिस्टर कौन सा वोल्टेज एंड करंट होता है, ओम्स लॉ इसके लिए यूज होता है। एसी सर्किट के रजिस्टर ऐसे बनते हैं, इंडक्टर ऐसे होता है, कैपेसिटर जो आपको पता है 2 डॉट लगा के उसको बोल्ड कर दे। एसी थ्रू रजिस्टर, अगर ऑल्टरनेटिव करंट रजिस्टर के थ्रू किस तरीके से जाता है, अगर हम उसका फॉर्मूला करें तो उसका उसका जो होता है वी इज टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और अगर करंट के निकाले आई इज टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। सही है। फिर इसमें पी इज टू वी आई लगता है, इज टू आई स्क्वायर आर लगता है, या वी स्क्वायर अपॉन आर भी इसके अंदर लग सकता है। फिर एसी अगर ऑल्टरनेटिव करंट थ्रू कैपेसिटर जाए तो कैपेसिटर में क्या है, डी टू डी सी या कैपेसिटर बिहेव इंसुलेटर। अच्छा, कैपेसिटर जो है डीसी करंट्स के लिए अगर हो तो वो कैसे वैसे इंसुलेटर करेंगे, वो सिर्फ ओनली चार्ज चार्ज यानी वो जो चार्ज को स्टोर करेंगे अपने अंदर। और अगर आपको इसका फॉर्मूला निकालना हो, और अगर ये एसी के लिए बिहेव करे तो एसी के लिए क्या है, एज अ कंडक्टर बिहेव करेगा कैपेसिटर। सही है। उसका क्यू इज सी वी नॉट होता है साइन ओमेगा टी, और क्यू नॉट एस आई एन ओमेगा टी, और इसका जो फेज एंगल वो 90 होता है, पाई/2 होता है। अगर आपको रेजिस्टेंस मेजर करनी है तो वो होगा एक्स एक्स सी इज टू वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ टी इज टू 1/1 ओमेगा सी, क्योंकि 2 पाई एफ ओमेगा के बराबर होता है। फिर हमें अगर ए सी थ्रू इंडक्टर लेकर आए तो उसका ई एल इज टू एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, वी इज टू एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, और इसके दरमियान जो वोल्टेज तो 90 और पाई/2 के दरमियान ये लैग करेगा। सही है। फिर इसका जो एक्सएल अगर हम निकालने, अगर ये इंडक्टर कॉइल थ्रू एसी करंट है, इंडक्टिव रिएक्टेंस अगर हमें निकालनी हो तो एक्सएल इज इक्वल टू वी आई वी अपॉन आई इज टू पाई एफ एल इज टू ओमेगा एल। और ठीक है, फिर इसके अंदर ये इंपीडेंस है कि आपको मेजर किस तरीके से करनी होती है। उसका फेज एंगल क्या होता है कि अगर आपको रजिस्टर दिया हो सिर्फ, फिर इंडक्टर दिया हो, फिर कैपेसिटेंस सेपरेट में दिया होगा, दो कंबाइन करके जो रजिस्टर इंडक्टर रजिस्टर कैपेसिटेंस जो तीनों अगर एक दी हुई हो तो फिर उसका क्या फॉर्मूला होता है, तो उसके बाद जेड इज टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, और सब रूट में।
और अगर आरसी सर्किट का आपको सीरीज सर्किट का अगर इंपेडेंस निकालनी हो तो वो क्या होता है, जेड इक्वल्स टू अंडर रूट रजिस्टर का स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। अगर थीटा निकालना हो वो वोल्टेज और करंट के दरमियान, तो थीटा इनवर्स इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी आर। ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने सर्किट बताया हुआ है कि इसमें सर्किट के थ्रू एसी करंट किस तरीके से, यानी जो आरएल सर्किट होता है उसकी जो इम्पिडेंस होती है वो अंडर रूट वो जो होती है आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। फेज एंगल जो होता है वो ओमेगा एल अपॉन आर होता है, थीटा इनवर्स करंट लैग्स द वोल्टेज होता है। फिर इसमें पावर इन एसी सर्किट बताई पी इक्वल्स टू आई वी कॉस थीटा होती है। और अगर आपको रेजोनेंस सर्किट का निकालना हो तो वो किसी किसी निकाल सकते हैं, एक्स सी इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी। फिर इसमें अगर आप फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो 1/2π/LC होता है, अंडर रूट LC। फिर इसमें पैरेलल रेजोनेंट आ जाता है, तो उसका से मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, आप लोग लिखा हुआ है यहाँ पे, आप लोग इसको देख। अच्छा, जो नेक्स्ट जो आता है वो 3 फेज एसी सप्लाई होती है, कि जो 3 फेज एसी जनरेटर होता है उसके जो कॉइल्स का जो इंक्लाइंड एंगल होता है वो ईच का क्या होता है 120 डिग्री होता है। और इसके दरमियान जो 3 फेज की सप्लाई होती है वो 400 वोल्ट की होती है बिटवीन 2 लाइन्स, और इसकी जो न्यूट्रल होती है वो 230 वोल्ट होती है। प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर है, मेटल डिटेक्टर आप किस तरीके से डिटेक्ट करते हैं। फिर इसके बाद जो है चोक आ जाता है, वो क्या होता है, इंडक्टिव कॉयल होता है, कंज्यूम एक्सट्रीमली स्मॉल वायर, बहुत छोटी पावर कंज्यूम करता है। फिर इसके बाद जो है चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोडक्ट्स आ जाता है, तो ई इक्वल्स टू 1/2πr डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। फिर इसके बाद जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होती है। फिर उन्होंने वेव्स इन वैक्यूम का किया दिया है, वी इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। फिर उन्होंने कहा कि अगर EM वेव्स आप इसके अंदर प्रोड्यूस करें तो उसका क्या फॉर्मूला होता है ऑस्किलेटरी फ्रीक्वेंसी सर्किट का, F इक्वल्स टू 1/2π√LC। फिर आपको रिसेप्शन ऑफ EM वेव्स आया जिसको मॉड्यूलेटेड वेव्स भी कहते हैं। फिर इसके अंदर कैरियर वेव्स हो गई। फिर इसके अंदर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव्स हो गई। AM क्या होता है, एनालॉग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, PM जो है फेस मॉड्यूलेशन होता है। अच्छा, अभी कुछ रेंज है कि AM सिग्नल की क्या रेंज होती है, FM की क्या रेंज होती है। ये कभी बार आप लोग जो है MCQs में पूछ लिया जाता है, तो इसको आप लोग जो है मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको आप लोग जो है देख लीजिएगा कि ताकि आप लोगों को पता हो फ्रीक्वेंसी और FM और AM की क्या रेंज होती है, तो ये आप लोगों को इसका आइडिया होना चाहिए। तो AM की 1600 540 से 1600 होती है, और FM की जो है 88 मेगाहर्ट्ज से, मेगाहर्ट्ज में FM की होती है, और किलोहर्ट्ज में AM की होती है। ठीक है, तो अब हम जो है इसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिस तो पहला वाला है, चोक इज यूज्ड एज अ रेजिस्टेंस इन। चोक कहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस यूज होता है, वो होता है सिर्फ और सिर्फ ओनली AC सर्किट्स में। तो 1 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। नंबर 2 पे चलते हैं, एट रेजोनेंस द वैल्यू ऑफ अ पावर फैक्टर इन RLC इन LCR सर्किट इज। जो रेजोनेंट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है, तो 2 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। नंबर 3 पे चलते हैं, एन AC circuit contains 4 ohm resistance and 3 ohm inductive reactance, the impedance of the circuit is। तो सर्किट की इम्पिडेंस होगी 5 ओम, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ ऑप्शन नंबर 3। नंबर 4 पे चलते, द करंट इन RL इन द रेजिस्टेंस एट रेजोनेंस इज। तो रेजोनेंस पे क्या करंट होगा, तो रेजोनेंस पे यहाँ पे मैक्सिमम होगा, लेकिन फाइनाइट होगा, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होगी। तो 4 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। नंबर 5 पे चलते हैं। नंबर 5 है करंट रजिस्टर, एक रजिस्टर है, एक कैपेसिटेंस है, इंडक्टर, वोल्ट मीटर लगे हुए 3 V1 V2 V3, और ऑस्किलेटर लगा हुआ है इन द सर्किट शोन द फॉलोइंग डायग्राम व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑस्किलेटर की फ्रीक्वेंसी बढ़े, जाहिर सी बात है उसका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो वोल्ट मीटर पे 0 रीडिंग शो कर रही है। किस केस में होगा, कौन से वोल्ट मीटर पे ये शो करेगी, तो ये मेरे पास जो है शो करेगी वोल्ट मीटर 2 पे, क्योंकि ये देख लें यहाँ पे जो है, अब जाहिर सी बात है यहाँ से जो है रजिस्टर है, यहाँ पे जैसे हमारे पास इंडक्टर लगा हुआ है, यानी जो इंडक्टर और कैपेसिटेंस, अब ये किसके वोल्ट मीटर से कनेक्ट नहीं है, V2 के कनेक्ट है। तो यहाँ पे जो है किस पे रीडिंग शो करेगी, ये ऑप्शन 2D वाले पे करेगी, यानी ओनली वोल्ट मीटर 2 पे। तो 5 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। नंबर 6 पे चलते हैं, द फेज एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट इन एन AC सर्किट कंसिस्ट ऑफ रेजिस्टेंस। तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी होती है, उसकी रेजिस्टेंस 0 होती है, तो 6 का ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। नंबर 7 पे चलते हैं, इन एन LCR सर्किट इफ वोल्टेज इज इफेक्टिव वैल्यू अप्लाइड वोल्टेज VR इज अक्रॉस द रजिस्टर R and VL is the effective voltage across L and VC is the effective across C, then तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, तो हमारे पास इसकी इक्वेशन बनेगी V स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। तो 7 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। नंबर 8 पे चलते हैं, व्हेन द वोल्टेज V is equals to V naught sin omega t is applied across the resistor of resistance R, the average power dissipated per cycle in resistor is। तो resistor के अंदर कितनी पावर डेसिपेट होगी, वो होगी V naught स्क्वायर अपॉन 2R। तो 8 का ऑप्शन
सी इज दी करेक्ट। 9 पे चलते हैं। 9 हमारे पास है रेडियो रिसीवर आर यूजुअली ट्यून बाय एडजस्टिंग द कैपेसिटर ऑफ एलसी सर्किट इफ सी इज इक्वल टू C1 फॉर अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 600 किलोहर्ट्ज फॉर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1200 किलोहर्ट्ज वन मोर एडजस्ट टू सी इज, तो वो क्या होगी? तो वो होगी C1/4, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 9। नंबर 10 में चलते हैं। इंडक्टर में स्टोर एनर्जी इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड, तो 10 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट। 11 पे चलते हैं। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज ओवर अ साइकिल ऑफ ACS, तो एवरेज वैल्यू क्या होती है? वो होती है 0, तो 11 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट। अब हम जो है नंबर 12 पे चलते हैं। अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस अराउंड इटसेल्फ इज इंड्यूस्ड इन, वो किस में होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, तो 12 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। ठीक है, अब हम जो है नंबर 13 पे चलते हैं। नंबर 13 हमारे पास है मैक्सवेल ड्राइव मैथमेटिकली दैट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज, तो मैक्सवेल की क्या ड्राइव इक्वेशन थी? तो मैक्सवेल की थी ऑप्शन डी 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, तो 13 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। नंबर 14 पे चलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल इन अ फ्री स्पेस विद द स्पीड ऑफ, किसकी स्पीड से ट्रेवल करती है? वो गैमा जैसी करती है, तो 14 का ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। नंबर 15 पे चलते हैं। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो 15 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट ऑफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या कंसिस्ट करती हैं? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स मूविंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो 16 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। 17 में चलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या ट्रांसपोर्ट करती है? वो एनर्जी ट्रांसपोर्ट करती है, तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट ऑफ 17। ठीक है, तो अब हम नंबर 18 पे चलते हैं। नंबर 18 हमारे पास है वेव्स एमिटेड फ्रॉम एंटीना आर, कौन सी वेव्स होती हैं? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। नंबर 19 में चलते हैं। चोक कॉइल है, चोक कॉइल की क्या होती है? हाई इंडक्टेंस बट लो रेजिस्टेंस, तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑफ 90। नंबर 20 पे चलते हैं। नेचुरल और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी सर्किट इज, नेचुरल फ्रीक्वेंसी की रेजोनेंट की क्या होती है एलसी सर्किट की? वो होती है 1/2π√LC, तो इसका ऑप्शन बी, ऑप्शन डी इज दी करेक्ट ऑफ 20। नंबर 21 पे चलते हैं। इफ अ कैपेसिटेंस ऑफ एलसी सर्किट इज मेड फॉर 4 टाइम्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट बिकम्स, तो इसकी सर्किट क्या हो जाएगी? 1/2, फ्रीक्वेंसी 1/2 हो जाएगी, तो 21 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 22 पे चलते हैं। इन अ इन अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट द करंट इज, करंट क्या होता है? करंट हमारे पास जो है लीड्स द वोल्टेज बाय 1/4 ऑफ अ साइकिल, तो 22 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट। 23 पे चले। द वोल्टेज ऑफ अ स्टेडी करंट वाइल विच व्हेन फ्लोइंग थ्रू द सेम रजिस्टर प्रोड्यूसेस हीट एट द सेम रेट एज द मीन रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय द अल्टरनेटिंग करंट इज, तो अल्टरनेटिंग करंट की जो उन्होंने वेव फॉर्म पूछी है, यानी वो किस तरीके, यानी वो कौन सा करंट होगा? तो वो जो है होगा RMS करंट, रूट मीन स्क्वायर करंट, तो 23 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। 24 पे आते हैं। टू फाइंड द RMS वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट मैथमेटिकली वी नीड टू हैव, यानी हमें क्या चीज़ होना चाहिए अगर हमें अल्टरनेटिंग करंट की मैथमेटिकल वैल्यू निकालनी हो? तो उसके लिए हमारे पास क्या है? स्क्वायर रूट मीन ऑफ आई स्क्वायर, यानी जो करंट की हमारे पास जो है वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए, तो 24 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 25 पे चलते हैं। An alternating current of RMS value 4 ampere frequency 50 hertz flows in a circuit containing 10 ohm resistance. The peak current will be, तो peak current इसका होगा 5.66 ampere, तो 25 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। 26 पे चलते हैं। Alternating current of RMS value of 2 ampere and is a steady direct current I flowing through identical resistor dissipates heat at the same rate. What is the current I? तो current I क्या होगा यहाँ पे? तो current I यहाँ पे होगा 2 ampere, ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। 26 27 पे चलते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट इज रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन I is equals to I naught sin omega t, which of the following equation represents an alternating current frequency and amplitude twice that the above current equation है, जो ऊपर दी गई उसका अगर ट्वाइस करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी? जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी I is equals to 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो एंगल है ओमेगा टी ये भी मल्टीप्लाई होगा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है 27 का। 28 पे चलते हैं। इन प्योर रजिस्टर सर्किट द वोल्टेज एंड करंट आर जीरो फेस डिफरेंस, तो 28 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 29 पे चलते हैं। द पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट हैज अ वैल्यू ऑफ, तो एसी सर्किट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? यूनिटी व्हेन द करंट कंटेन्स ओनली रजिस्टर, जब करंट में से रजिस्टर हो। 29 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 30 पे चलते हैं। इन अ कैपेसिटिव सर्किट द करंट इज, करंट क्या होता है हमारे पास? लीड्स बाय द वोल्टेज ऑफ 90 डिग्री और पाई बाय 2, तो 30 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट।
31 की तरफ चलते हैं. 100 microfarad capacitor with 12 volt source is having a frequency of 50 hertz will offer a capacitive reactance of about. वो कितनी करेगा? वो करेगा 32 ohm. तो 31 का ऑप्शन ए इज दी करेक्ट. 32 पे चलते हैं. इफ अ ग्लास प्लेट इज इंसर्टेड इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज विद अ लाइटेंड बल्ब, द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब विल बी. तो बल्ब की ब्राइटनेस क्या होगी? तो बल्ब की ब्राइटनेस होगी जो इसकी ब्राइटनेस इंक्रीज होगी. क्यों? क्योंकि वो सीरीज में है. तो 32 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट. 33 पे चलते द इम्पीडेंस ऑफ आरएलसी सीरीज सर्किट इज डेफिनेटली इंक्रीज. अगर जाहिर सी बात है आरएलसी सर्किट का अगर इम्पीडेंस इंक्रीज होगा तो उसका किस वजह से होगा? तो उसका होगा यानी उसका जो इंडक्टर इंक्रीज होगा. ऑप्शन डी इज दी करेक्ट. और 34 पे आते हैं. अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज coiled inductively so its induces L inductance is L, the impedance of the coil at the frequency is. तो इसका जो 34 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट. ठीक है. 35 पे चलते हैं. एमीटर कनेक्टेड इन एन एसी सर्किट मेजर्स. तो इसका जो है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट. तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑफ 35. 36 पे चलते हैं. व्हेन अ प्योर इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल एंड अ प्योर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटेंस सी आर कनेक्टेड इन parallel or to the sinusoidal potential difference V, the potential difference across R, L and C will be. तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा सेम होगा. दोनों के दरमियान कोई भी फर्क नहीं आएगा. तो इसका जो है 36 का ऑप्शन ए इज दी करेक्ट यानी सेम होगा. 37 पे चलते हैं. फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑस्किलेटर इन आरएलसी सर्किट इज डबल्ड. अगर फ्रीक्वेंसी डबल कर दी जाए ऑस्किलेटर में तो क्या होगा? कैपेसिटेंस रिएक्टेंस उसकी हाफ हो जाएगी. ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑफ 37. 38 पे चलते हैं. इन अ फॉलोइंग सर्किट डायग्राम द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज डबल्ड इन द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन रजिस्टर विल बी. तो उसके अंदर जो करंट होगा वो क्या होगा? जो वैल्यू होगी वो जो है हमारे पास रिमेन अनचेंज्ड. रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं आएगा. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 38. 39 बजे आरएमएस वैल्यू ऑफ एन एसी सर्किट इज. वो क्या होती है? द स्टेडी करंट दैट प्रोड्यूसेस द सेम रेट ऑफ हीटिंग इन द रजिस्टर एज द एक्चुअल करंट. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 39. 40 पे चलते हैं. a 10 ohm electric heater is connected to a 220 volt and 50 hertz main supply. What is the peak value of the potential difference across the heater element? तो क्या पीक वैल्यू होगी? तो इसकी पीक वैल्यू होगी 220 अंडर रूट 2 वोल्ट. तो ये पोटेंशियल डिफरेंस यानी जो वोल्टेज की वैल्यू ये होगी. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आप लोगों से चैप्टर नंबर 16 जो इलेक्ट्रिसिटी का था वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है. तो अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो है चैप्टर नंबर 17. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 17 देखते हैं. चैप्टर नंबर 17 हमारे पास क्या है? फिजिक्स ऑफ सॉलिड यानी इसके अंदर सॉलिड की प्रॉपर्टीज और उससे रिलेटेड हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करें. पहले हम तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स पढ़ लेते हैं. कौन कौन से होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हो गया, एमॉर्फस सॉलिड हो गया और हो गया हमारे पास पॉलिमेरिक सॉलिड्स. तो इसकी फर्दर टाइप्स होती है रेगुलर, नो रेगुलर और इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर कौन सा होता है. सबसे पहले हम जो है सॉलिड्स पे है. सॉलिड्स क्या होते हैं? इसका डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है. और सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल बट ड्यू टू देयर different internal agreement of the molecules inside them there are different classes. पहले तो क्रिस्टलाइन होती है, फिर एमॉर्फस होती है, फिर जो है हमारे पास वो वाली आती है पॉलीमेरिक. तो सबसे पहले हम लोग जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ते हैं. द सॉलिड्स इन विच द एटम्स आर अरेंज्ड इन डेफिनेट रेगुलर शेप जो मैंने आपको बताया कि उसको क्रिस्टलाइन कहते हैं. उसकी जो मेरे पास एग्जांपल होती है वो क्वार्ट्ज होती है और हमारे पास मीका शुगर और कॉपर सल्फेट वगैरह, सोडियम क्लोराइड ये वाली होती है. इसका जो है रेंज सिमेट्री होती है, ये जो पोजेसेस यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन होते हैं. फिर इसकी जो हमारे पास सेकंड आती है वो आती है एमॉर्फस सॉलिड. एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है? सॉलिड्स इन विच द एटम्स आर अरेंज्ड इन इनडेफिनिट, इरेगुलर एंड शॉर्ट रेंज ऑर्डर आर सेड टू बी एमॉर्फस. तो वो कौन से होते हैं? एमॉर्फस होते हैं. ठीक है. फिर इसकी एग्जांपल आती है ग्लास, रबर, सल्फर एंड फिर आती है प्रॉपर्टीज. इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन दीज सॉलिड इज रैंडम. वो क्या रैंडम हो जाती है. दिस इज द आइसोट्रोपिक आई द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन. फिर इसका जो ज्योमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक शेप नहीं होता. फिर नंबर 3 पे आते हैं वो कौन सा होता है? क्रिस्टल लैटिस होता है. क्रिस्टल स्ट्रक्चर इन द पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस एंड इज ऑब्टेन्ड बाय एसोसिएटिंग एवरी लेटेस्ट पॉइंट इन यूनिट असेंबली ऑफ बेसिस ऑफ एटम. फिर नंबर 4 पे आते हैं पॉलीमेरिक सॉलिड होता है. वो क्या होता है? पॉलीमर्स होते हैं जिसके जो लेस सॉलिड मटेरियल विद स्ट्रक्चर इंटरमीडिएट बिटवीन ऑर्डर और डिसऑर्डर यानी ऑर्डर के साथ होते हैं. फिर इसकी एग्जांपल्स हैं पॉलीथीन हो गया, नायलॉन हो गया, ये साइड से प्रॉपर्टीज हैं जिसमें जो पॉलीमर्स के बारे में. फिर हम आते हैं इलास्टिसिटी पे. इलास्टिसिटी क्या है? व्हेन एक्सटर्नल फोर्स आर अप्लाइड ऑन अ बॉडी which is not free to move, then there is a change in its length, volume or size. When these forces are removed, the body tends to regain or its original shape in size.
फिर डिफॉर्मिंग सोर्स आ गया, यानी जो उसकी पोजीशन को चेंज कर देता है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं रहता। फिर जो हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक बॉडी आती है, वो कौन सी होती है कि अगर उसका ओरिजिनल शेप हो, ओरिजिनल शेप जैसे क्वार्ट्स होते हैं। फिर प्लास्टिक बॉडी आती है जिसकी अपोजिंग डज नॉट हैव प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिंग एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग। फिर स्ट्रेस पे आते हैं। स्ट्रेस हमारे पास क्या होता है, इसका डायमेंशन, जिसे मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। क्या होता है, इंटरनल स्टोरिंग ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया डिफॉर्म बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस, और इसका जो है यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन होता है ml इनवर्स 1 और t -2। फिर इसका जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आता है, मैंने बॉडी मैंने द नॉर्मल स्ट्रेस सरफेस ऑफ द बॉडी इट्स नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। फिर इसके जो है टेंसाइल स्ट्रेस होता है और कंप्रेशन स्ट्रेस। फिर इसके जो है वॉल्यूम स्ट्रेस होता है। फिर शियर स्ट्रेस होता है। फिर स्ट्रेन पे आते हैं। स्ट्रेन का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पे आते हैं, तो उसका भी हमारे पास ये होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन इट्स ओरिजिनल लेंथ। फिर नंबर बी पे आते हैं, वो होता है वॉल्यूम स्ट्रेन, तो इसका फॉर्मूला डेल्टा वी अपॉन वी होता है। फिर हम शेयरिंग स्ट्रेन पे आते हैं, तो उसका होता है थीटा इज इक्वल टेन थीटा इक्वल टू एक्सएल और डेल्टा एक्स अपॉन एल। फिर जो है हम लोग यहाँ पे यंग्स मॉडुलस पे बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस। यंग मॉडुलस का मैं डायरेक्ट आपको जो है एक्सप्रेशन बता रहा हूँ कि क्या होता है, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल या एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा। एरिया की जगह बस पाई आर स्क्वायर कर दो, एफ की जगह एम जी करती है। बल्क मॉडुलस का होता है एफ ई अपॉन ए डेल्टा वी, और अगर शेयरिस मॉडुलस पे है तो जी इक्वल्स टू ए एफ अपॉन ए थीटा। फिर हम जो है हुक्स लॉ पे आते हैं। हुक्स लॉ हमारे पास क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसका जो डायमेंशन होता है वो वही जो है स्ट्रेन का जो इससे रिलेट सेम होता है। फिर हम जो आते हैं, ये आपका ग्राफ है एनर्जी इलास्टिक लिमिट और यील्ड स्ट्रेंथ का, इसको आप लोग रिव्यू कर लीजिएगा। फिर हम लोग जो है स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म बॉडीज वो क्या होती हैं, तो उसका फॉर्मूला सिर्फ यहाँ पे यूज इक्वल टू 1/2 शेयर मॉडल मल्टीप्लाई शेयर स्ट्रेनिंग का स्क्वायर। फिर हम जो कंडक्टर इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर, कंडक्टर्स आपको पता है कि जिसके अंदर फुल यानी एनर्जी पास हो जाती है, इंसुलेटर में लिटिल बिट एनर्जी होती है। सेमी कंडक्टर्स में 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो ग्राफ होता है, वो उससे जो है वो एनर्जी पास होना शुरू होती है। फिर जो हम लोग एन टाइप और पी टाइप सेमी कंडक्टर पे आ जाते हैं। एन टाइप पेंटावैलेंट में होती है, पी टाइप जो है ट्राइवैलेंट में होती है, जिनकी वैलेंसी 3 होती है। एन टाइप के लिए वैलेंसी 5 यानी जो होती है उस तरीके से जो है आप लोगों की वो जो है एन टाइप पी टाइप। फिर डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक क्या होता है, जो फीमेल रिपेयर्ड बाय मैग्नेट होते हैं। पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक होते हैं। फेरोमैग्नेटिक क्या है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक। इसके डिफरेंसेस आप पढ़ लीजिएगा कि इसमें से क्या है। फिर हम लोग जो है इसमें सुपर कंडक्टर्स पे आते हैं। सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, वो क्या होता है, टेम्परेचर एट मटेरियल लॉज रेजिस्टिविटी बिकम सुपर कंडक्टर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। इसके क्रिटिकल टेम्परेचर की दी है कि एल्युमिनियम का कितना होता है, टिन का इतना होता है, लेड का इतना होता है और एच जी मरकरी का इतना होता है। सही है। फिर जो है हम लोग इसकी नीचे इसकी यूजेस पे आ जाते हैं। कहाँ एमआरआई में यूज होता है, पावरफुल बट स्मॉल इलेक्ट्रिक मोटर्स में यूज होता है, यूरेनियम कंसनट्रेटेड सेंट्रीफ्यूज सिस्टम में भी यूज होता है। फिर हम जो है इसके ग्राफ पे यानी जो ये हमारे पास सैचुरेशन है, सैचुरेशन जो मैग्नेटिकली सैचुरेशन होती है, फिर उसको फिर करेक्टिविटी आप लोग उसको एरिया ऑफ लूप है, ठीक है। फिर हम जो है इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं, तो इसके जो हम प्रैक्टिस एमसीक्यू है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस पोजेसेस एंड हाई इलास्टिसिटी। ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसकी हाई इलास्टिसिटी होती है, तो ऑप्शन डी स्टील। तो 1 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट, स्टील। ठीक है, नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 हमारे पास है विच इज द एसआई यूनिट ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन सब्सटेंस। तो इलास्टिसिटी का क्या यूनिट होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट हो, नंबर 2। नंबर 3 पे चलते हैं, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस का डायमेंशन हमारे पास क्या होता है, स्ट्रेस का डायमेंशन हमारे पास होता है ml -1 t -2। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 3। नंबर 4 पे चलते हैं, ग्राफ शोज द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, the figure shows the stress strain graph of a certain substance over which region the ग्राफ हुक्स लॉ ओबे। ऐसा कौन सा रीजन है जहाँ पे हुक्स लॉ ओबे हो रही है, तो हुक्स लॉ ओबे हो रही है ई से लेके डी तक, यानी जो एक स्ट्रेट थोड़ा सा ये पाथ बना रहा है, तो जिसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। तो 4 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। नंबर 5 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैव डायमेंशन ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। तो उसका होता है स्ट्रेन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 5। नंबर 6 पे चलते हैं, इफ वायर इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ ऑफ द स्ट्रेन विल बी।
1, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 6. If a length of wire L is stretched by the length of L when the force F is applied at the one end, if the elastic limit is not exceeded, the amount of energy stored in the wire is half FL, तो 7 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट. 8 पे चलते हैं. When a force is applied at one end of the elastic wire produces strain in the wire, if Y Young modulus of the material of the wire of the wire, the amount of energy stored in unit volume of the wire is given by, तो एनर्जी किस तरीके से दी जाएगी, तो हाफ वाई सी स्क्वायर, तो 8 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट. 9 पे चलते हैं. वायर सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम वन एंड, द स्ट्रेस बाय attaching a wire 20 Newton to the lower end, the weight stretches the wire by 1 mm. हाउ मच द एनर्जी इज गेन बाय द वायर, तो वायर ने कितनी एनर्जी गेन की, 0.01 जूल, तो 9 का ऑप्शन इज 10 पे चलते. एरिया ऑफ अ मेथड टू फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन डिफॉर्म मेथड इज वैलिड फॉर, किसके लिए वैलिड होता है, बोथ ए एंड बी, इलास्टिक रीजन के लिए भी होता है, नॉन इलास्टिक रीजन के लिए भी होता है. 10 का ऑप्शन सी इज करेक्ट. नंबर 11 पे चलते हैं. एन टाइप क्रिस्टल्स है, एन टाइप क्रिस्टल क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं. 11 का ऑप्शन सी इज करेक्ट. 12 पे चलते हैं. 12 में हमारे पास रजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज इन द ऑर्डर ऑफ, रजिस्टिविटी किस ऑर्डर में होती है, 10 की पावर 6 और 10 की पावर 4 ओम मीटर, तो 12 को ऑप्शन बी इज करेक्ट. 13 पे चलते हैं. मेटल स्टेट अंडर को प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ ब्रेकिंग कॉल्ड डक्टाइल, वो कौन से होते हैं, डक्टाइल होते हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑफ 13. नंबर 14 पे चलते हैं. हाउ डज यंग मॉडुलस रिलेट्स विद द टेम्परेचर, यंग मॉडुलस का क्या रिलेशन होता है, इन्वर्सली होता है, तो 14 का ऑप्शन ए इज करेक्ट. नंबर 15 पे चलते हैं. एट 0 केल्विन अ पीस ऑफ सिलिकॉन हैज, कौन सा बैंड होता है, वैलेंस में, कंडक्शन में क्या होगा और वैलेंस में क्या होगा, तो कंडक्शन में तो हमारे पास जो है एम्प्टी होगा, वैलेंस में क्या फील्ड होगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 15. नंबर 16 पे चलते हैं. हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज रिप्रेजेंट द डोनर एटम, तो कौन सा है वो हमारे पास डोनर एटम रिप्रेजेंट करता है, वो हमारे पास करता है ऑप्शन सी फॉस्फोरस एंटीमोनी आर्सेनिक, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 16. नंबर 17 पे चलते हैं. एनी ऑल्ट्रेशन प्रोड्यूस इन शेप्स लेंथ और वॉल्यूम व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू द एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड, वो क्या होती है, वो होती है डिफॉर्मेशन, तो 17 का ऑप्शन डी इज करेक्ट. अच्छा स्टूडेंट, अभी मैं एक लेटेस्ट न्यूज़ मुझे ये पता चली है कि जो आप लोग जो फॉर्म की कल लास्ट डेट है, तो आप लोगों से ये कहूँगा कि जल्दी से जल्दी जिन्होंने अपने फॉर्म्स नहीं भरे हैं मॉर्निंग के एंट्री टेस्ट वाले, तो जल्दी से जल्दी भरें, क्योंकि अभी तक डेट एक्सटेंड होने के कोई न्यूज़ नहीं आई है. सही है, तो 17 का ऑप्शन डी इज करेक्ट. 18 पे बोलते हैं. एनर्जी बैंड ऑक्यूपाइड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड, वो क्या कहलाते हैं, वैलेंस बैंड, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 18. 19 पे चलते हैं. क्यूरिक टेम्परेचर इज डेट एट विच, क्यूरिक टेम्परेचर क्या होता है जिसके अंदर फेरोमैग्नेटिक बिकम्स पैरामैग्नेटिक, तो ऑप्शन B is the correct of 18. 19 option B is the correct of 19. A ferromagnetic will become fully magnetized, वो कब होता है, alternating current has its peak value, 20 का ऑप्शन C is the correct. 21 पे चलते हैं. which of the following produces magnetic field, कौन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ऑल करते हैं, तो 21 का ऑप्शन डी इज करेक्ट. 22 पे चलते हैं. मटेरियल्स इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू देयर एटम्स एट लो टेम्परेचर आर कॉल्ड, वो कौन से होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. 22. 23 पे चलते हैं. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लिक्विड, तो इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस क्या होता है, जीरो होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट. 23. 24 पे चलते हैं. The young modulus of wire of length L and radius R is wide if the length is reduced of L by 2, the radius को भी reduce किया L by 2 से, length को भी reduce किया है L by 2 से और radius को R by 2 से, तो young modulus क्या होगा, तो young modulus इसका Y रह जाएगा, ऑप्शन C इज करेक्ट. 24. 25 पे चलते. which of the following is not true for crystalline substance, ऐसा कौन सा स्टेटमेंट जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के लिए ट्रू नहीं है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. 25 पे 26 पे चलता है. ऑल इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज, पी टाइप में जो होता है वो मिसिंग इलेक्ट्रॉन होता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 26. ठीक है. 27 पे चलते हैं. द बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स दैट एक्सप्लेन सेटिस्फैक्ट्री द नेचर इज, तो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड की क्या होती है, ऑल ऑफ द अबव होती है. इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स आर अलोन, इलेक्ट्रिक सेमीकंडक्टर्स अलोन, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स अलोन, तो 27 का ऑप्शन डी है. 28 पे द वैकेंट ऑफ पार्शियली फिल्ड बैंड इज कॉल्ड, तो कौन सा होता है, कंडक्शन बैंड होता है, तो 28 का ऑप्शन इज करेक्ट. तो कंप्लीटली फिल्ड बैंड इज कॉल्ड, जो फिल्ड बैंड होता है वो कौन सा होता है, वो होता है कोर बैंड, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑफ 29. 30 पे चलते हैं. द इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड आर फ्री टू, जो कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन वो क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट चार्ज करते हैं फ्रीली, तो 30 का ऑप्शन सी इज करेक्ट. 31 पे चलते हैं.
द एनर्जी लेवल शोज एंड डायग्राम्स इन अप्लाइड, वो किस पे अप्लाई होंगे, वो होंगे एन इंसुलेटर पे, ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 32 पे चलते, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होगा, तो उसमें जो है हमारे पास इंक्रीज होगा, ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑफ 32। 33 पे चलते हैं, 33 हमारे पास होल्स कैन एग्जिस्ट इन, होल्स किसके अंदर होते हैं, होल्स हमारे पास होते हैं सेमीकंडक्टर अंदर, तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट ऑफ 33। 34 पे चलते हैं, यंग मॉड्यूलस इज द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट दैट रिलेट द फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाइड परपेंडिकुलरली एट द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू, किस में अप्लाई होते हैं, तो वो जो है अप्लाई होते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 34। 35 पे चलते हैं ना, सेमीकंडक्टर द चार्जेस कैरियर्स आर, तो सेमीकंडक्टर में चार्जेस कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बोथ, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 35। 36 पे चलते हैं, द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ अ सैंपल इज द स्ट्रेस एट विच द सैंपल इज, सैंपल क्या होगा, तो सैंपल हमारे पास होगा ब्रेक, यानी वो ब्रेक हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ 36। 37 पे चलते हैं, 37 है, वेरी वेरी वीक मैग्नेटिक फील्ड आर डिटेक्टेड बाय मैग्नेट रेजोनेंट इमेजिंग, एमआरआई, तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 38 पे चलते हैं, एनर्जी नीडेड टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज इज रिप्रेजेंटेड बाय, वो कौन से कर्व से रिप्रेजेंट होती है, वो होती है हिस्टैरिसीस लूप एरिया, तो 38 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। ठीक है, 39 पे चलते हैं, 39 हमारे पास है, इन अ सिंपल क्यूब वन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल्स लाइज एट, तो किस पे लाई करते हैं, वो 8 कॉर्नर्स पे लाई करते हैं, 39 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। 40 पे चलते हैं, द बल्क मॉड्यूलस इज प्रोपोर्शनल टू द कांस्टेंट दैट रिलेट द प्रेशर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट टू द फ्रैक्शनल चेंज इन द वॉल्यूम, तो 40 का ऑप्शन ए इज दी करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैंने आप चैप्टर 16 और चैप्टर 17 आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया, आप लोगों को उसके कॉन्सेप्ट भी कुछ समझा और एमसीक्यूज भी समझा, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस की, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। अभी और ऐसे मटेरियल्स बाकी हैं क्लास 12 में, जिनको मैं जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि कवर करके आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दूँ, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।